बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अबाउट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स एंड दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। इसके साथ आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस। ओके, तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स। जी स्टूडेंट्स, एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स चलते चलते ब्रायोफाइट से नॉन वेस्कुलर प्लांट से ट्रेकियोफाइट्स तक आई और फिर ट्रेकियोफाइट्स के अंदर डेवलपमेंट और एडवांसमेंट होते हुए एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के बाद सीडेड प्लांट्स तक पहुंच गई। ऑलराइट, तो पहला ग्रुप जो हमें सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स का नजर आ रहा है, दे आर जिम्नोस्पर्म्स। इन जिम्नोस्पर्म्स की खासियत ये है कि इनके अंदर सीड्स पैदा होने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा वक्त गुजरने के बाद ट्रेकियोफाइट्स ने अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा कर ली कि बहुत सारे स्टेप्स ऑफ चेंजेस के बाद उनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ऑलराइट, अभी भी हम इनको ये कहते हैं दीज आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड प्लांट्स। इसका मतलब ये है कि इनसे ज्यादा एडवांस भी एक ग्रुप है जो इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो इनकी क्या जनरल प्रॉपर्टीज हैं, कुछ फीचर्स हैं, इनको हम एनालिस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो स्टूडेंट्स, इसका जो नाम है, इसका मतलब जिम्नोस्पर्म्स को कहा जाता है दीज आर नेकेड सीडेड प्लांट्स। अब नेकेड सीडेड प्लांट से क्या मुराद है कि ऐसे पौधे जिनके बीज किसी किस्म के कवर के बगैर पैदा हो रहे हैं। ऑलराइट, इससे क्या मुराद है कि हमारे इर्द गिर्द जो नॉर्मली हमें सीड्स नजर आते हैं वो फ्रूट्स वगैरह के अंदर बंद होते हैं या स्पेशलाइज्ड उनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद होती हैं। ओके, तो ये वाली चीज आप याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म्स के जो सीड्स हैं वो किसी किस्म की ओवरी के बगैर पैदा हो रहे हैं। इनके पास अभी तक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ओवरी की फॉर्म में डेवलप नहीं हो सका। ऑलराइट, तो इसके साथ ही साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई जिम्नोस्पर्म्स आर नोन एज नेकेड सीडेड प्लांट्स। तो एक जुमले का जवाब स्टूडेंट्स इसका मैं बता रहा हूं आपको, लिख लीजिए इसको। जिम्नोस्पर्म्स आर known as naked seeded plants because their ovules are born naked on मेगास्पोरोफिल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक चीज आप समझ जाएं तो आपको इसका मतलब समझ आ जाएगा। दिस इज मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स क्या है कि ऐसे खास किस्म के पत्ते, ऑलराइट, जिनके ऊपर मेगास्पोरेंजिया ग्रो करेंगे और उनके अंदर मेगास्पोर्स मौजूद होंगे। इनके अंदर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो मेगास्पोरेंजिया है वही असल में ओव्यूल्स हैं। तो ओव्यूल्स के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स वगैरह मौजूद नहीं है और ना ही इनकी आउटर कवरिंग्स ने आपस में थोड़ा सा फ्यूज होकर ओवरी की तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस वजह से हम कहते हैं दीज आर द नेकेड सीड्स। इनके जो ओव्यूल्स हैं बगैर किसी प्रोटेक्टिव कवरिंग के हैं और पत्तों के ऊपर पैदा हो रहे हैं, तो इस वजह से दीज आर नोन एज जिम्नोस्पर्म्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ कुछ और फीचर्स भी हम एनालिस्ट कर लें। सबसे अहम बात यह कि दुनिया के जो जंगलात हैं उसके लिहाज से एक इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि 1/3 ऑफ world's forests comprise of gymnosperms। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इससे क्या मुराद है? हमारे इर्द गिर्द हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर शुमाली इलाका जात की जानिब जब आप सफर करते हैं तो आपको हाई एल्टीट्यूड के ऊपर बहुत सारे ऐसे दरख्त नजर आते हैं कि जिनके नीडल लाइक लीव्स मौजूद होते हैं और उनकी जो पहचान है वो है उनकी लकड़ी की बनी हुई कोन्स। ऑलराइट, जो कोन्स आपको अपेरेंटली नजर आती हैं बड़े वाली, वो फीमेल कोन्स होती हैं और इसके साथ ही साथ उन दरख्तों के ऊपर छोटी छोटी मेल कोन्स भी मौजूद होती हैं। अगर आप पहाड़ों के दरमियान बनी हुई पगडंडियों के ऊपर भी पैदल सफर तय कर रहे हैं तो आपको वहां पे बाज़ औक़ात जमीन के ऊपर गिरी हुई कोन्स मिल जाती हैं। ऑलराइट,
ये कोन्स की वजह से जनरली इनको एक और नाम भी दे दिया जाता है कि these are conifers, alright? So conifers are also gymnosperms. तो ये याद रखिएगा कि कोन्स का बन जाना और इनके लकड़ी के मेगास्पोरोफिल्स वगैरह बनाना ये जिम्नोस्पर्म्स की प्रॉपर्टीज हैं और दुनिया के जंगलात का बेशतर हिस्सा जो है वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स पे मुश्तमिल है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ अगर हम इनके अपने वेजिटेटिव फीचर्स की जानिब आए तो इनके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें ये पता चलता है कि these plants they show heteromorphic alternation of generation. Heteromorphic alternation of generations. अब heteromorphic मुख्तलिफ शक्लों वाले alternation of generations, दो generations हैं, one is the sporophyte generation, second one is the gametophyte generation, और आपस में बदल बदल के आते रहते हैं और लाइफ साइकिल को मुकम्मल कर लेते हैं. That's why this is known as heteromorphic alternation of generations. One generation will be diploid and the other one will be haploid genetically. Alright, तो इनकी प्रॉपर्टीज के लिहाज से अगर हम शॉर्टेस्ट वे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं the sporophyte is dominant, independent. ऑलराइट, ये जो दरख्त आपको नजर आ रहे हैं कोनिफर्स वगैरह के, ये असल में क्या है? दीज आर द स्पोरोफाइट्स. ऑलराइट, तो ये जो स्पोरोफाइट्स हैं ये डोमिनेंट जेनरेशन है. तो गेमिटोफाइट जेनरेशन वो डोमिनेंट नहीं होगी, इट इज रिड्यूस्ड जेनरेशन. ऑलराइट, तो इसको भी यहां पे लिख लेते हैं. Gametophyte is reduced, dependent, alright, और स्पेसिफिकली याद रखिएगा retained within the ovule. alright, इसका मतलब ये है कि जो पौधा आपको नजर आ रहा है वो तो स्पोरोफाइट जनरेशन है, लेकिन गेमेटोफाइट तो आपको नजर ही नहीं आएगा. ये भी पॉसिबल है कि शायद ये चंद सेल्स की हद तक महदूद हो चुका हो तो आपको किसी अपेरेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की फॉर्म में नजर ना आए. तो इस वजह से गेमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड एंड रिसेसिव और डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट जनरेशन के ऊपर. फिर इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दीज आर हेटेरोस्पोरस प्लांट्स. और ये बात तो स्टूडेंट्स आपको याद होनी चाहिए कि एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के अंदर भी ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी वाज द फर्स्ट स्टेप फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट. तो इसका मतलब ये है कि हेटेरोस्पोरस प्लांट्स हैं तो यहां पे इनके अंदर सीड्स का मौजूद होना एक जरूरी प्रॉपर्टी होगी. ऑलराइट, सो नाउ व्हाट डज द हेटेरोस्पोरस मीन? दे कैन प्रोड्यूस two types of spores. ऑलराइट, इनमें कौन कौन सी इकसाम हैं? छोटे वाले माइक्रोस्पोर्स that are produced in microsporangia और बड़े वाले मेगास्पोर्स that are produced in megasporangia. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं अबाउट द जिम्नोस्पर्म्स. फिर इसके साथ अगर हम मर्ज करना चाहें लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. इसको गौर से सुनते जाइएगा. मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इंतहाई आसान तरीके से एक्सप्लेन करूं और इस तरह से पॉइंट्स बनवाऊं ताकि आपको याद रखना भी आसान हो, बाद में आप इसको आसानी से लिख भी सकें और ऑब्वियसली समझ इंशाल्लाह आ जाएगा आपको. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ पाइनस. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा कि आमतौर पे ये पाइनस वगैरह के दरख्त जो हैं, ऐसा नहीं है कि सब के सब जिम्नोस्पर्म्स जो हैं दे बिलोंग टू द सेम जीनस. इसके अलावा और जेनरा भी हैं जिनके नाम आपकी किताब में मेंशन किए हुए हैं. एमसीक्यूज के लिए याद कर लीजिएगा इनको. ऑलराइट, जिसमें साइकस, कंगी पाम वगैरह ऑर्नामेंटल प्लांट्स के तौर पे हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं. ऑलराइट, फिर इसी तरह सेड्रस वगैरह देवदार के दरख्त जो होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं. और खास तौर पे जब आप अपने बालाई इलाकों की जानिब रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी और इनसे अगले इलाकों में जाते हैं तो आपको अपने पहाड़ी सिलसिले के ऊपर बहुत सारे इस तरह के दरख्त नजर आते हैं. फिर स्टूडेंट्स, एक पौधा है जिसका नाम है जिंको बायलोबा. ऑलराइट, इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. इट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप. ऑलराइट, ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग कर रहा है
लेकिन अहमियत के लिहाज से मेडिसिन बनाने के हवाले से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ऑलराइट, बहरहाल डिटेल्स इंशाल्लाह हम आगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है दैट इज अबाउट द लाइफ साइकिल, और याद रखिएगा इट इज एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके लिए स्टूडेंट्स याद रखें जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं इस पौधे के, उसके अंदर रूट्स मौजूद हैं, स्पोरोफाइट प्लांट है ये इसका। ऑलराइट, इसके अंदर रूट्स मौजूद हैं, इसका स्टेम मौजूद है और ब्रांचेस हैं, और लीव्स की खसूसियत ये है कि दीज आर नीडल लाइक लीव्स। ऑलराइट, पाइनस की अगर हम बात करें तो इनके जो पत्ते होते हैं दे आर नीडल लाइक लीव्स और क्लस्टर्स में पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं स्पर्स। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ अब सवाल आपके ज़हन में ये आना चाहिए था कि अगर ये सुई की तरह बारीक पत्ते हैं तो इनके स्टोमेटा कहां पे मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इनकी एक खसूसियत है कि वाटर कंजर्वेशन के एतबार से इनके स्टोमेटा इनकी सरफेस के ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर हमारे इर्द गिर्द जो नॉर्मल लीव्स हमें नजर आते हैं, ऑलराइट, उनको अगर हम देखें तो उसके लीफ लैमिना की लोअर साइड के ऊपर बहुत सारे स्टोमेटा मौजूद होते हैं, लेकिन ये तो पहले ही स्फेरिकल है और इसकी जो अपीयरेंस है वो सुई की तरह की नजर आ रही है, नीडल शेप्ड हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि इनके स्टोमेटा इनकी सरफेस के ऊपर नहीं होंगे, बल्कि इनकी सरफेस से थोड़ा सा डीप जाके मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं दीज लीव्स दे हैव संकन स्टोमेटा। और फिर उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद हैं क्यूटिकल वगैरह की फॉर्म में, ताकि कम से कम पानी का इखराज हो और पानी को बचाया जा सके। ऑलराइट, तो ये कुछ वेजिटेटिव खसूसियात हैं इन प्लांट्स के अंदर ताकि ये हार्श एनवायरनमेंट्स में गुजारा कर सकें। ऑलराइट, अब अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की बात करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इनके पास रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में दो तरह की कोन्स मौजूद होती हैं। ऑलराइट, जो छोटे वाली कोन्स इस दरख्त के ऊपर हमें नजर आए दे आर नोन एज मेल कोन्स। ऑलराइट, बिल्कुल छोटी सी रिड्यूस साइज में होती हैं और एक ही एक्सेस के ऊपर क्लस्टर्स की फॉर्म में नजर आती हैं। ऑलराइट, आमतौर पे अगर हम पाइनस वगैरह की जो स्पीशीज हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं उनके लिहाज से देखें तो इनके पोलन ग्रेन्स दरख्त की निचली शाखों पे हमें नजर आएंगे। ऑलराइट, अब इन मेल कोन्स को दूसरे लफ्जों में पोलन कोन्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मेल गेमेटोफाइट्स वगैरह प्रोड्यूस करने हैं। फिर इसी तरह दरख्त के ऊपर वाले हिस्सों में या शाखों के टर्मिनल्स वाले पार्ट के ऊपर लकड़ी की बनी हुई मोटी और बड़ी कोन्स अगर आपको नजर आए तो दीज आर द फीमेल कोन्स। ऑलराइट, ये जो फीमेल कोन्स हैं इनका टेक्सचर ज्यादा वुडी है और ये ज्यादा प्रोटेक्टिव और रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि इन्होंने फीमेल गेमेटोफाइट की प्रोटेक्शन करनी है। इवन आफ्टर द पोलिनेशन दे आर रिटेन्ड बाय द स्पोरोफाइट प्लांट। ऑलराइट, अब इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको इंतहाई आसान वे में ये एक्सप्लेन करने लगा हूं ताकि आप इसको लिख भी लें और याद करने में भी आसानी हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मेल कोन। मेल कोन्स दे आर स्मॉलर इन साइज। ऑलराइट, छोटी हैं और छोटे होने के साथ साथ मैंने अभी आपको बताया है क्लस्टर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। अब मेल कोन इट इज ऑल्सो नोन एज पोलन कोन। अब स्टूडेंट्स, ये जो हम कोन की टर्म बार बार यूज कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो हम इनको स्ट्रोबिलाई कह सकते हैं। इसका जवाब जरा सोचिए, बाकी एक्सप्लेनेशन सुनते जाएं। मेल कोन्स दे आर मेड अप ऑफ spiral microsporophylls. All right, students. अब spiral, it is about the arrangement of the leaves. All right. Micro छोटे फिल्स पत्ते. All right. अब ये माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, ऐसे पत्ते जिनके ऊपर माइक्रोस्पोर्स पैदा होंगे। ओके, अब फिर इसके साथ जो टर्म लिखी है हमने that is spiral. Spiral belongs to the arrangement of these leaves on the cones. इसका मतलब क्या है कि ये पत्ते एक मखसूस किस्म की अरेंजमेंट के तहत ऑर्गेनाइज किए गए हैं ऑन द मेन एक्सेस ऑफ द मेल कोन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस वजह से इनको हम कह रहे हैं दीज आर स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, इसका मतलब ये है कि छोटे पत्ते और इनके ऊपर छोटे स्पोर्स बनेंगे, तो स्पोरोफिल्स के अंदर क्या होना चाहिए? माइक्रोस्पोरेंजिया। ऑलराइट, स्पोरोफिल्स वो पत्ते जिनके ऊपर स्पोरेंजिया ग्रो करेंगे, और चूंकि माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं तो इस वजह से इनके ऊपर कौन ग्रो करेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। अब स्टूडेंट्स, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट्स। ऑलराइट, अब ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं इनके अंदर मियोसिस के प्रोसेस की वजह से, ऑलराइट, ये याद रखिएगा, इनके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है अ टेट्राड
ऑफ माइक्रोस्पोर्स। अब यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि हम इनको अलहदा से भी तो 4 स्पोर्स कह सकते थे, लेकिन याद रखिएगा कि ये स्पोर्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो आगाज में ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड फॉर्म में होते हैं, इस वजह से हमने इनको कहा है दे फॉर्म अप द टेट्रार। 4 इसका मतलब टेट्रा से निकला है, 4 स्पोर्स हैं लेकिन अभी तक अटैच्ड फॉर्म में मौजूद हैं। ऑलराइट, अब इन चारों के अंदर एक ही जैसी तब्दीलियां आती हैं फ्यूचर में, और वो चेंजेस क्या हैं? नाउ दीज स्पोर्स दे हैव टू प्रोड्यूस द माइक्रोगेमेटोफाइट। ऑलराइट, इसमें से अब हम एक की बात कर रहे हैं। ओके, वन माइक्रोस्पोर अंडरगो these changes। अब कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं? ये चारों के अंदर होंगी, लेकिन हम यहां पे एक की एक्सप्लेन करने लगे। नाउ याद रखिएगा कि इस माइक्रोस्पोर के अंदर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स होंगी। ऑलराइट, और इन माइटोटिक डिविजन्स की वजह से इट विल प्रोड्यूस 4 cells microgametophyte। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इससे एक दफा फिर समझ लें। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोसाइट मौजूद था, और उस माइक्रोस्पोरोसाइट के अंदर मियोसिस हुई और 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। अब उनमें से हर एक माइक्रोस्पोर के अंदर ये तब्दीलियां आएंगी, और वो किस तरह से कि एक माइक्रोस्पोर जैसे ही मैच्योर होगा तो उसके अंदर फौरी तौर पे 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स होंगी। जैसे ही सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन्स होती हैं तो ये 4 सेल्ड गेमेटोफाइट बना देता है। अब इसके अंदर ये जो चारों सेल्स हैं ये कौन कौन से हैं, इसके लिए भी याद रख लें आप। 2 of them they are known as prothelial cells। all right, one of them this is known as generative cell। all right, and one of them it is known as tube cell। all right students, अब ये मेल गेमेटोफाइट की हम बात कर रहे हैं। अब इसमें से ट्यूब सेल से तो आपको पता चल रहा है ये फ्यूचर में पोलन ट्यूब बनाने वाला है। जेनरेटिव सेल्स क्या करते हैं ये भी याद रखिएगा। जेनरेटिव का मतलब कि ये आगे फर्दर पैदावार देंगे। इन्होंने क्या करना है, स्टीराइल सेल्स प्रोड्यूस करने हैं। ऑलराइट, और उसके साथ ही साथ स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करने हैं ताकि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को सक्सेसफुल किया जा सके। अब ये सारी तब्दीलियां कहां पे आ रही हैं? विदिन द माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स की जर्मिनेशन हो रही है, यानी उनकी ग्रोथ हो रही है, और मेल गेमेटोफाइट यानी कि माइक्रो गेमेटोफाइट बन गया। अब स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि यहां पे माइक्रोस्पोर्स का हमने जिक्र किया, और वो माइक्रोस्पोर जिसके अंदर मेल गेमेटोफाइट मौजूद होता है उसको हम कहते हैं दैट इज अ पोलन ग्रेन। ऑलराइट, तो ये बात भी याद रखिएगा। एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए कि व्हाट इज अ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर क्या मौजूद होगा? याद रखें, इसका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक है, और इसको हम स्पेसिफाई करते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 विंग्स। ऑलराइट, इसके इर्द गिर्द एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिनको हम विंग्स कह रहे हैं, ताकि इसकी मदद से ये ज्यादा दूर तक डिस्टेंस भी कवर कर सके और पानी के बगैर ट्रेवल करके जा सके, ताकि जितनी ज्यादा दूर पोलिनेट करेगा उतनी ही अच्छी और सक्सेसफुल जनरेशंस पैदा होने के चांसेस में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, सो व्हाट इज अ पोलन ग्रेन? Microspore containing microgametophyte। all right, with male gametes। और इसकी खसूसियत क्या है? एक प्रोजेक्टेड डोम शेप्ड अपर पार्ट होता है इसका, और उसके साथ इसके 2 विंग्स मौजूद होते हैं ताकि ये विंड डिस्पर्सल को सक्सेसफुल बनाए, उसको सपोर्ट करे, ताकि पानी के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी अभी तक वो खत्म हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसी वजह से इन प्लांट्स को हम सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स कह रहे हैं कि पानी के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो खत्म, और खुश्की के साथ कोप ओवर करने के लिए विंड पोलिनेशन और विंड डिस्पर्सल को अडॉप्ट किया गया है।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये तो यहां तक फीचर्स हमने लिख लिए मेल गेमेटोफाइट और माइक्रोस्पोर्स के। अब इसके अंदर अगर स्पर्म सेल्स वगैरह मौजूद हैं तो नाउ दे हैव टू ट्रेवल टू द फीमेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट्स दे आर प्रोड्यूस्ड विद इन द फीमेल कोन्स। इनके अंदर क्या तब्दीलियां आ रही हैं? फीमेल कोन, now the female cone, it has the same thing, spiral but woody megasporophylls. Alright students, अब देखें अरेंजमेंट इनकी भी स्पाइरल है लेकिन इनका टेक्सचर लकड़ी नुमा है। ऑलराइट, अगर आपने ये कोन पकड़ के देखी हुई है तो इनके लीव्स को अगर आप फील करें तो आपको यूं ही लगता है कि जैसे ये लकड़ी पे मुश्तमिल है। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि ये सख्त हैं, ज्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इन मेगास्पोरोफिल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है? मेगास्पोरेंजिया। अब यहां पे याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि असल में मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल का ही दूसरा नाम है। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं if there are two megasporangia, so we can say there are two ovules. All right, megasporophylls के ऊपर मौजूद होते हैं ovules, ये बात याद रखिएगा, जिसकी वजह से हम इनको कह रहे हैं these are the naked seeded plants. Okay, इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स वगैरह मौजूद नहीं है। फिर इसके साथ अगर मेगास्पोरेंजिया हैं तो मेगास्पोरेंजिया के अंदर मौजूद हैं मेगास्पोर मदर सेल्स। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसे हमने कहा कि माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स वगैरह के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, इसी तरह इन मेगास्पोर मदर सेल्स को हम मेगास्पोरोसाइट्स भी कह सकते हैं। ऑलराइट, अब अगर हम इनको मदर सेल्स कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दीज आर द प्रोडक्टिव सेल्स। इनके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा, ऑलराइट, आल्सो नोन एज मायोसिस, और इस सेल डिवीजन की वजह से यहां पे 4 मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ऑलराइट, अब याद रखें एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट का एक प्रॉपर्टी, एक फैक्टर है वहां पे, एक पॉइंट कि मेगास्पोर्स में से सिर्फ एक ही फंक्शनल रह जाएगा। ऑलराइट, तो इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स ओनली 1 functional megaspore will proceed. All right, now this one functional megaspore, it will germinate to form the female gametophyte. One functional megaspore, it germinate. All right, germination का process होगा और ये क्या produce कर देगा? Female gametophyte. And this female gametophyte is also known as megagametophyte. और मेगागेमेटोफाइट के अलावा कोई और नाम आपके ज़हन में आ रहा हो? Yes, that is embryo sac. Alright students, अब देखें ये जो embryo sac या female gametophyte या मेगा गेमेटोफाइट प्रोड्यूस हुआ है, अब इसके अंदर सिर्फ गमीट्स की कमी रह गई है। और गमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? आर्चिगोनिया। अगर फीमेल्स हैं तो इसी को डिस्कस कर रहे हैं हम। यहां पे फीमेल गेमेटोफाइट इट विल फॉर्म आर्चिगोनिया। और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक से ज्यादा आर्चिगोनिया भी मौजूद हो सकते हैं। फिर उसके बाद आर्चिगोनिया के अंदर क्या प्रोड्यूस किए जाएंगे? एग्स। और ये आपको याद है देयर इज ओनली 1 फंक्शनल एग, और एक ही एग होता है और उसी ने फर्दर फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताता चलूं कि ये पूरा अपरेटस जो फीमेल गेमेटोफाइट वाला है ये कहां पे मौजूद था? ओव्यूल के अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। मेगास्पोरेंजियम की जो लोअर टिप्स होती हैं वहां पे माइक्रोपाइल रिजेस वगैरह मौजूद होती हैं, और जैसे ही ये वाला पूरे का पूरा स्ट्रक्चर या ये डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को कंप्लीट किया जा चुका होता है तो उनके एंड्स के ऊपर स्टिकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस की जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। अब क्या होगा, जैसे ही पोलिनेशन का मौसम आएगा तो पोलन ग्रेन्स दे विल ट्रेवल फ्रॉम द मेल कोन्स टू द फीमेल कोन्स। ऑलराइट, अब क्या होना चाहिए? सबसे पहली चेंज जो हमें नजर आती है कि जो फीमेल कोन्स हैं
उनके जो मेगास्पोरोफिल्स हैं वो ज्यादा स्पेशियस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे ओपन अप हो रहे हैं एक दूसरे को स्पेस देने के लिए। फिर क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स इनके इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर जाके स्टिक होना शुरू हो जाते हैं, चिपकना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे ही यहां पे चिपकते हैं तो याद रखिएगा एक बहुत सिग्निफिकेंट नेचुरल चीज है और इसको हम कहते हैं पोलिनेशन ड्रॉप। ऑलराइट, पाइनस के अंदर हमें यह नजर आता है कि इसका मेगास्पोरेंजियम खास किस्म की स्टिकी सिक्रीशंस सिक्रीट आउट करता है और पोलन ग्रेन्स को अपने साथ चिपकाता है, अटैच करता है और फिर वापस अंदर चला जाता है। अब जैसे ही ये पोलिनेशन ड्रॉप जो है पोलन ग्रेन्स को लेके और वापस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ओव्यूल तक चला जाएगा, तो यहां पे स्टूडेंट्स पोलिनेशन का प्रोसेस मुकम्मल होते ही ब्रेक आ जाती है। ऑलराइट, अब यह भी पॉसिबल है कि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाए और फर्टिलाइजेशन के अमल को रोक दिया जाए। अब जैसे ही अगला सीजन स्टार्ट होगा तो फिर पोलन ग्रेन्स अपनी जर्मिनेशन का आगाज करते हैं, पोलन ट्यूब बनती है और पोलन ट्यूब आर्चिगोनिया तक ट्रेवल करके जाएगी। उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जेनरेटिव सेल्स। ऑलराइट, जेनरेटिव सेल्स डिवाइड करते हैं और उनमें से स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। वो स्पर्म्स जैसे ही जाके फ्यूज करेंगे विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग सेल तो हम कहेंगे नाउ दिस इज द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनता है दिस इज नोन एज जाइगोट। जाइगोट बनते साथ ही क्या होगा कि ये मेगास्पोरेंजियम अपने इर्द गिर्द के टिश्यूज से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके जमा करना शुरू कर देता है और वाटर को बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है ताकि हर किस्म के खराब हालात से आराम से गुजारा किया जा सके। अब क्या होगा, फिर फर्दर चेंजेस के अंदर हमें यह चीज नजर आती है कि इसके जो आउटर इंटेगुमेंट्स हैं वो विंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ही और फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो इन सीड्स को डिस्पर्स कर दिया जाएगा, बिखेर दिया जाएगा। जैसे ही ये सीड्स कहीं किसी फेवरेबल मीडियम के ऊपर गिरेंगे वहां से फिर जर्मिनेट करेंगे और एक नए स्पोरोफाइट प्लांट का आगाज हो जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द पाइनस। जिम्नोस्पर्म्स का एक जनरल रिप्रेजेंटेटिव है ये जो सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। इसमें स्टूडेंट्स जो सीक्वेंस मैंने फॉलो किया है कोशिश कीजिएगा कि इसी को फॉलो करें, आपको याद रखने में और लिखने में आसानी होगी इंशाल्लाह। ऑलराइट, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, उनके जनरल फीचर्स and then the life cycle of angiosperms. It is again one of the important long questions of this chapter. तो details board पे देखते हैं। Alright, इस सेशन का आगाज कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम from the general features of angiosperms. जी स्टूडेंट्स, अब याद रखिएगा सबसे पहली बात तो ये कि ट्रेकियोफाइट्स के अंदर फिलिसिनी और उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स। Angiosperms are the most successful group of land plants up till today. Alright, एवोल्यूशन के एतबार से हमें यह पता चलता है कि एंजियोस्पर्म्स के मेंबर्स दुनिया के ऑलमोस्ट हर हैबिटेट में हमें नजर आते हैं। अब किस तरह से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, आप अगर गौर करें तो हमने ये बात पढ़ी थी कि प्लांट्स की टोटल हमारे पास 360,000 स्पीसीज हैं। ऑलराइट, आउट ऑफ दीज 360,000 235,000 स्पीसीज they belong to the angiosperms. Alright students, तो इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि these angiosperms they are the most diverse and most exploited group of plants. अब फिर इस लिहाज से अगर फर्दर हम इनके फीचर्स की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है प्लांट्स की डेवलपमेंट के लिहाज से कि they have evolved to produce flowers. Alright, they have evolved to produce fruits and seeds. Alright students, अब ये खसूसियात हैं एंजियोस्पर्म्स की जिसकी वजह से they are the successful group of land plants. अब इसमें से कुछ टर्म्स को हम डिफाइन कर ले अगर, तो सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे एक लफ्ज है फ्रूट. ऑलराइट, आसान तरीन डेफिनेशंस में यहाँ पे लिख रहा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो. That is the ripened ovary. Alright students, यानी कि ओवरी वाला स्ट्रक्चर जब पक जाए और उसकी ग्रोथ मुकम्मल हो चुकी हो तो वो फ्रूट की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फल बन जाता है. और फिर फलों के अंदर आपको जो चीज नजर आती है स्टूडेंट्स, देयर आर सीड्स. ऑलराइट, और सीड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? अगेन इजीएस्ट डेफिनेशन, दिस इज
द मेच्योर ओव्यूल। ऑलराइट, यानी जब ओव्यूल पक जाए और मेच्योर हो जाए तो वो सीड बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ओव्यूल खुद क्या चीज है? व्हाट इज ओव्यूल? दिस इज इंटेगुमेंटेड embryo sac or megasporangium. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये ओव्यूल को हमने डिफाइन कर लिया है कि इसके पास प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद होंगी, इंटेगुमेंट्स हैं, और असल में ये क्या है? मेगास्पोरेंजियम है, जिसके अंदर मेगास्पोर्स और फिर फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होता है। ऑलराइट, तो इन सब स्ट्रक्चर्स का आपको पता होना चाहिए ताकि हम इसके लाइफ साइकिल को आसानी से समझ सकें। अब फिर इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर हम फ्लावर को डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज अ फ्लावर बेसिकली, तो ये भी याद रखिएगा, फ्लावर इज modified shoot। ऑलराइट, अब इस लिहाज से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि प्लांट्स के पास पहले सिर्फ ब्रांचेस ग्रो करती होती थी और उन ब्रांचेस में से फर्दर लीव्स डेवलप होना शुरू हुए और फिर उन्हीं लीव्स की मॉडिफिकेशन की वजह से हमें फ्लावर्स नजर आते हैं जो फूल लगे हुए हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के ऊपर। अब इसी को फर्दर थोड़ा सा और हम अगर एक्सपैंड कर लें तो हमें पता चलता है कि these flowers they have specialized floral leaves। ऑलराइट, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, यानी फूल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको नजर आ सकते हैं। अब इस लिहाज से स्टूडेंट्स, वो मेन स्टाक जिसकी मदद से फूल जो है वो ब्रांच के साथ या स्टेम के साथ कनेक्टेड है, दैट इज नोन एज पेडिसल। ऑलराइट, फिर इसी तरह जो बेस ऑफ द फ्लावर है जिसके ऊपर फर्दर फ्लोरल स्ट्रक्चर्स आपको ग्रो करते हुए नजर आएंगे, उसको हम कहते हैं थैलेमस। ऑलराइट, या फिर आपकी किताब में उसका एक और नाम लिखा हुआ है टोरस। ओके, ये याद रखिएगा, द बेस ऑफ द फ्लावर। फिर उसके बाद जो फ्लोरल लीव्स हैं, इनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स या कौन कौन से हिस्से शामिल हैं फूल के? फ्लोरल लीव्स दे कंसिस्ट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सेपल्स आमतौर पे छोटी छोटी पत्तियां जो फ्लावर की बेस से ग्रो करती हुई आपको नजर आती हैं और नॉर्मली ग्रीन कलर की होती हैं। ऑलराइट, तो याद रखिएगा, टफ हैं, रेजिस्टेंट हैं और ग्रीन हैं। और इनका काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द इनर कंपोनेंट्स। टफ, प्रोटेक्टिव, रेजिस्टेंट एंड यूजुअली ग्रीन। ऑलराइट, पेटल्स, पत्तियां जो होती हैं फूलों की, जो कि एंजियोस्पर्म्स के फूलों की पहचान है, जिसकी वजह से हमारे इर्द गिर्द अगर हम गार्डन्स में, अपने घरों के अंदर, या वो लैंडस्केप्स जिनको मेंटेन किया जा रहा है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से, वहां पे जो हमें रंगीनियां नजर आ रही हैं कुदरत की, ये सब के सब कलर्स, दीज आर द कलर्स ऑफ द फ्लावर्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो पेटल्स जो हैं बेसिकली दे आर कलर्ड, और याद रखिएगा दे आर बेसिकली अट्रैक्टेंट्स फॉर पोलिनेटर्स। अट्रैक्टेंट्स फॉर पोलिनेटर से क्या मुराद है कि इन पत्तियों के कलर, जो वाइब्रेंट कलर्स इनके नजर आते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स की तरफ। फिर इसी तरह इनके अंदर नेक्टर भी मौजूद हो सकता है, वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड जिसको पीने के लिए इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं इन फूलों की जानिब, और फिर बदले में क्या करते हैं, फायदा पहुंचा रहे होते हैं कि यहां से पोलन ग्रेन्स को लेके किसी और फूल की जानिब चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलिनेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यह है कि पेटल्स और सेपल्स ये फ्लोरल लीव्स हैं और इन फ्लोरल लीव्स के अलग अलग फंक्शंस हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात पे अगर आप गौर करें तो इनका कोई भी रोल हमें नजर नहीं आ रहा इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अगर इनका कोई किरदार नहीं है तो इसकी वजह से स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू स्टेटमेंट याद रखिएगा, sepals and petals are non-essential, or we can say non-essential
reproductive parts of flower. Alright students, अब रिप्रोडक्शन में इनका कोई अमल नहीं है, इसका मतलब यह है कि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में कोई खातिर खा रोल नहीं परफॉर्म कर रहे, तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि दीज आर नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इनका कोई किरदार नहीं है. फिर इसी तरह अगर ये नॉन एसेंशियल हैं तो एसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं? दीज आर stamen and carpel. Alright students, अब याद रखिएगा stamen and carpel they are also the floral parts. Okay, अब इनको हम कहते हैं these are the essential parts of the flower. Essential parts इनको क्यों कह रहे हैं? Because they have to contribute in the reproduction. Essential parts, alright, और reproductive parts. अब reproductive parts किस तरह से हैं? इसके लिए पहले तो याद रखिएगा कि stamen and carpel these are the male and female reproductive parts of the flower. Stamen is male part of the flower, carpel is the female part of the flower. Alright students, अब इनके अंदर further जो आप चीज याद रखेंगे वो ये है कि stamen के पास दो अलग-अलग से components होते हैं. One is filament, वो stalk like structure जिसकी मदद से ये attached है flower के साथ, and other one is anther. इसी तरह कार्पल के पास स्टिग्मा, इन वर्ड से आप जरूर फेमिलियर होंगे, स्टाइल एंड ओवरी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, these are the essential parts of the flower because they will play a significant role in the completion of life cycle. अब इसमें ये बात याद रखिएगा कि अभी अगर हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो लाइफ साइकिल के एतबार से स्टूडेंट्स इसके पास भी हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस का अमल जारी है. वो किस तरह से? एक जनरेशन स्पोरोफाइट जनरेशन है और दूसरी जनरेशन गेमिटोफाइट जनरेशन है. अब जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो कहां पे नजर आती है? जितने प्लांट्स आपको अपेरेंटली नजर आ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जिनके फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह हमारे इर्द गिर्द मौजूद भी हैं, ये सब के सब स्पोरोफिटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ऑलराइट, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी गेमिटोफाइट जनरेशन कहां है? गेमिटोफाइट जनरेशन इज रिड्यूस्ड अप टू अ फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर्स. ऑलराइट, आप यूं याद रखें कि इतनी कम तादाद में सेल्स रह चुके हुए हैं कि दे आर परमानेंटली रिटेन्ड बाय द स्पोरोफाइट जनरेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब यहां से हम अपने लाइफ साइकिल का अगर आगाज करें तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इन स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर्स के पास कौन कौन से फर्दर स्पोरोफिटिक कंपोनेंट्स मौजूद हैं. तो आगाज करें हम मेल पार्ट से. इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा एंथर. ऑलराइट, एंथर इज द स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस मेल गेमिटोफाइट. अब किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है मेल गेमिटोफाइट, इसको यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं. एंथर के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया. Inside the microsporangia are microspore mother cells. These microspore mother cells, they undergo meiosis. Alright, और meiosis is reduction division by which one cell is divided into 4. और अगर microspore mother cell diploid है तो इसका मतलब यह है कि इसमें से जो 4 नए सेल्स बनेंगे they will be haploid. Alright students, फिर याद रखिएगा इससे प्रोड्यूस क्या हो रहे हैं? माइक्रोस्पोर्स. और मेल गेमिटोफाइट के एतबार से यह बात याद रखिएगा कि मेल गेमिटोफाइट की प्रोडक्शन का आगाज माइक्रोस्पोर से हो जाता है, लेकिन फीमेल्स के साथ अगर हम यहां पे कंपैरिजन करें इसको फीमेल स्पोरोफेरिक स्ट्रक्चर्स के साथ, तो ये बात याद रखिएगा वहां पे सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रह जाता है, बट यहां पे 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. All of the 4 microspores they will be viable, they will survive. Alright, यहां पे कोई भी रिडक्शन या डीजेनरेशन नहीं हो रही. फिर इसके बाद माइक्रोस्पोर्स के अंदर स्टूडेंट्स जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा और इस जर्मिनेशन को किस तरह से कंप्लीट किया जाता है ये भी याद रखिएगा. माइक्रोस्पोर बजाते खुद अब क्या है? इट इज हैप्लॉइड. अगर ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो अब इसने फर्दर सेल्स प्रोड्यूस करने हैं तो माइटोसिस करेगा. ऑलराइट, अब इसकी माइटोसिस की वजह से यहां पे 2 अलग-अलग सेल्स प्रोड्यूस होंगे. एक को हम कहते हैं ट्यूब सेल. ऑलराइट,
and other one is known as generative cell. Alright students, अब ट्यूब सेल, इसके नाम से अंदाजा हो जाना चाहिए ये तो पोलन ट्यूब बनाने में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो जेनरेटिव सेल है, इट हैज टू जेनरेट समथिंग, इसने कुछ और बनाना है, और क्या बनाएगा? इट विल प्रोड्यूस स्पर्म्स. ऑलराइट, 2 स्पर्म्स, यानी कि इसके अंदर भी माइटोसिस हो रही है फर्दर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां तक होपफुली आपको समझ आ चुकी है. ये सारे का सारा प्रोसेस कहां पे चल रहा है? एंथर के अंदर, और इसने प्रोड्यूस क्या करना है? मेल गेमिटोफाइट. और मेल गेमिटोफाइट असल में हम अब तक प्रोड्यूस कर चुके हुए हैं. मेल गेमिटोफाइट क्या चीज है स्टूडेंट्स? याद रखिएगा, ये सारा स्ट्रक्चर ट्यूब सेल विद द जेनरेटिव सेल. ऑलराइट, दिस इज द मेल गेमिटोफाइट. और जेनरेटिव सेल के अंदर समटाइम्स जो गेमीट्स हैं वो फौरी तौर पे नहीं बन जाते. जैसे ही पोलन ट्यूब ग्रो करना शुरू होगी, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिर चुका होगा, उसके बाद जेनरेटिव सेल डिवाइड होता है और 2 अलग-अलग स्पर्म्स बना देता है. ऑलराइट, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे मेंशन कर दिया. अब ये जो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हमें यहां पे नजर आ रहा है, दिस इज द मेल गेमिटोफाइट. ये मेल गेमिटोफाइट कहां पे है? माइक्रोस्पोर के अंदर. और इस माइक्रोस्पोर को, जिसके पास मेल गेमिटोफाइट मौजूद है और उसके अंदर गेमीट्स मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं दिस इज द पोलन ग्रेन, जिसकी जमा है पोलन. ऑलराइट, ये बात याद रखिएगा कि इसी चीज को मैं यहां पे लिख भी देता हूं. Microspore that contain microgametophyte along male gametes is called पोलन ग्रेन. एक है तो पोलन ग्रेन, अगर ज्यादा है तो पोलन कहेंगे इनको. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सारे का सारा प्रोसेस हमें नजर आ गया कि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कौन सी डेवलपमेंट किस तरह से मुकम्मल की गई है. ऑलराइट, अब इसी तरह अगर हम ओवरी की जानिब चलें तो हमें यह पता चलेगा कि कौन कौन सी तब्दीलियां किस तरह से स्टेप्स में मुकम्मल की जा रही हैं. तो इनकी डिटेल्स भी अभी देख लेते हैं. Alright students, now अभी हमने 3 स्ट्रक्चर्स यहां पे मेंशन किए थे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. ऑलराइट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कार्पल. अब याद रखिएगा कि सबसे पहला कंपोनेंट है स्टिग्मा. तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट क्लासेस के अंदर स्टिग्मा भी मुख्तलिफ इकसाम के हो सकते हैं. बाज़-औक़ात हेयरी होते हैं, बाज़-औक़ात इनमें स्टिकी सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, बाज़-औक़ात ये बिल्कुल फ्लैट से टेक्सचर्ड होते हैं. अब इस सारी की सारी मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बावजूद फंक्शन इनका कॉमन है, एंड दैट इज टू कैप्चर द पोलन. ऑलराइट, वो पोलन ग्रेन्स जो आ रहे हैं आफ्टर द पोलिनेशन, चाहे इंसेक्ट्स के थ्रू आए, चाहे वो कहीं हवा के जरिए आ जाएं, या कोई और एनिमल उनको लेके आ जाए, या बाज़ औक़ात जब हमने खुद भी हाइब्रिड्स वगैरह प्रोड्यूस करने होते हैं तो हम एक ब्रश के साथ पोलन्स उठाते हैं और किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उसको जानबूझ के गिरा देते हैं. तो इन तमाम टेक्निक्स के बावजूद स्टिग्मा का फंक्शन क्या है? टू कैप्चर द पोलन. उसके बाद स्टाइल. स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से पोलन ट्यूब होती हुई गुजरेगी और ओवरी तक पहुंच जाएगी. ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इनका सीक्वेंस भी स्टूडेंट्स इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको यहां पे बताने लगा हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो. नाउ इनसाइड द ओवरी देयर इज ओव्यूल. ओव्यूल, अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ओव्यूल बेसिकली है क्या चीज? इट कंटेन्स 2 स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स. पहली चीज है इंटेगुमेंट्स. इंटेगुमेंट्स आर द प्रोटेक्टिव कवर्स ऑफ मेगास्पोरेंजियम. और दूसरा इसके पास जो कंपोनेंट है दैट इज नोन एज न्यूसेलस. और न्यूसेलस क्या है? दिस इज मेगास्पोरेंजियम. ऑलराइट, ये बात याद रखिएगा कि बुनियादी तौर पे ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद है, और ओव्यूल बजाते खुद क्या है? इसके पास प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, और प्रोटेक्टिव लेयर्स की इनर साइड पे आपको स्पेशलाइज्ड एक ग्रुप ऑफ सेल्स नजर आता है जिसने क्या बनाया हुआ है? न्यूसेलस. और न्यूसेलस बुनियादी तौर पे मेगास्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम है. अब स्टूडेंट्स, ओव्यूल के अंदर कुछ तब्दीलियां वकूपजीर होती रहती हैं वक्त गुजरने के साथ.
जैसे जैसे तब्दीलियां आती रहेंगी तो आपकी आसानी के लिए मैं यहां पे मेगास्पोरेंजियम से ऑनवर्ड कंटिन्यू कर रहा हूं। अब मेगास्पोरेंजियम के अंदर मौजूद होता है मेगास्पोर मदर सेल। ऑलराइट, दिस मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड। ऑलराइट, ये खुद तो डिप्लॉयड है लेकिन इसके अंदर हो जाती है मियोसिस, ऑल्सो नोन एज मायोसिस। अब जैसे ही इसके अंदर मियोसिस होगी तो फर्दर ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 4 मेगास्पोर्स। ऑलराइट, 4 मेगास्पोर्स पैदा कर रहा है, लेकिन यहां पे एवोल्यूशन के साथ साथ एक तब्दीली है, और वो तब्दीली क्या है? आउट ऑफ दीज 4, 3 will degenerate and only 1 remains functional. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है ये एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट के एतबार से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब इन चारों मेगास्पोर्स में से 3 तो रिड्यूस हो गए, डीजेनरेट हो गए, एंड ओनली 1 इट रिमेन्ड फंक्शनल। अब ये जो एक मेगास्पोर है, यहां पे स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, और वो क्या है कि इस एक मेगास्पोर से फर्दर फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप होना है। और इसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है? ये अकेला मेगास्पोर ओव्यूल के अंदर ग्रो करना शुरू हो जाता है, इसका साइटोप्लाज्म फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन न्यूक्लियस इट रिमेन्स इन द सेंटर। अब ये जो न्यूक्लियस सबसे अंदर मौजूद है दरमियान में, इस न्यूक्लियस के अंदर फर्दर डिविजन्स होती हैं। अब ये बात याद रखिएगा कि यहां पे 3 माइटोटिक डिविजन्स होंगी जो कि कैरियोकाइनेसिस पे मुश्तमिल है। इसका मतलब क्या है? अब ये न्यूक्लियस तकसीम होगा, और जब 3 मरतबा तकसीम होगा तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8। इसका मतलब यह है कि अब 8 सेल्स बनने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आमतौर पे कंफ्यूज करती है, और वो क्या है? दिस माइक्रोस्पोर undergo 3 mitotic divisions, all right, और यहां पे कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, produces 8 nuclei but 7 cells. all right, 8 न्यूक्लियाई पे मुश्तमिल 7 सेल्स पैदा कर रही है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और समझने से ताल्लुक रखती है। अब स्टूडेंट्स इस बात का ख्याल रखिएगा कि 7 सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इनका एक मखसूस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगा। किस तरह से मखसूस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगा कि ओव्यूल के अंदर वो माइक्रोस्पोर जो फंक्शनल है उसमें 3 माइटोटिक डिविजन्स हुई हैं, और माइटोटिक डिविजन्स होने के बाद उसने क्या प्रोड्यूस किया है? अब इसकी तरतीब समझ लें। इट हैज प्रोड्यूस्ड 1, 2, 3. all right, these are 3 antipodals, 3 सेल्स हैं। उसके बाद 1 and 2, 2 न्यूक्लियाई पे मुश्तमिल एक डिप्लॉयड सेल, ऑलराइट, जिसको आपकी किताब में मेंशन किया गया है फ्यूजन न्यूक्लियस के नाम से। ओके, लेकिन दूसरे लफ्जों में इसको हम एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब कितने सेल्स अभी तक हमारे पास मौजूद हैं? 4, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं? 5। अब फिर इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है? 3 सेल्स जो कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हुए नजर आते हैं। ऑलराइट, इनमें से जो साइड्स वाले 2 हैं, दीज आर द लेटरल सेल्स एंड दे आर नोन एज सिनर्जिड्स, और दरमियान में जो बड़े वाला सेल आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एग सेल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि 3 एंटीपोडल्स, ऑलराइट, उसके बाद एक सेल लेकिन 2 न्यूक्लियाई फ्यूजन न्यूक्लियस, ऑलराइट, और फिर उसके बाद 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल। अब कितने सेल्स बन गए हैं? 3 + 1 4 + 2 6 + 1 7, 7 सेल्स, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियाई कितने हैं? 8। तो ये है कैलकुलेशन जो आमतौर पे कंफ्यूज करती है।
लेकिन होपफुली अब आपको समझ आ चुकी होगी। नाउ ऑल दीज सेल्स दे आर कलेक्टिवली द फीमेल गेमेटोफाइट, और इस फीमेल गेमेटोफाइट के पास एक फंक्शनल एग भी मौजूद है। अब इस एग को, और प्रीवियसली जो हमने सारे का सारा सीक्वेंस स्टडी किया है, जो मेल गेमेटोफाइट ने स्पर्म्स वगैरह प्रोड्यूस किए हैं, अब स्पर्म्स को लेके आया जाएगा टुवर्ड्स द फीमेल गेमेटोफाइट, और इसको लेके आने के लिए जो प्रोसेस यहां पे किया जाता है, दिस इज नोन एज पोलिनेशन। पोलिनेशन। अब स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि अगर पोलिनेशन की टाइप्स हम देखें तो यहां पे दो टाइप्स हमें पता चलती हैं। वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड नंबर टू इज क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या है कि अगर सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स निकलें और उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाएं, ऑलराइट, दिस इज नोन एज सेल्फ पोलिनेशन। फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि डिफरेंट एजेंट्स की मदद से एक पौधे से पोलन्स उड़ें और किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाके गिर जाएं, तो इस केस को हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो दो टाइप्स याद रखिएगा, द फर्स्ट वन इज सेल्फ पोलिनेशन एंड द सेकेंड वन इज क्रॉस पोलिनेशन। फिर इसी तरह इसके मेथड्स भी हैं, यानी कि किन एजेंट्स के जरिए पोलिनेशन की जा रही है। इंसेक्ट पोलिनेशन हो सकती है, विंड पोलिनेशन हो सकती है, वाटर पोलिनेशन जो कि बहुत ही रेयर है वो भी पॉसिबल है, और बाज़ औक़ात बड़े एनिमल्स भी पोलिनेटर्स के तौर पे रोल प्ले कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ अगर एक इंपॉर्टेंट बात हम यहां पे करें, देयर इज पोलन एलर्जी। ऑलराइट, अब ये पोलन एलर्जी जो है बुनियादी तौर पे स्टूडेंट्स, इट इज हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, कि बाज़ औक़ात जैसे ही एक मखसूस सीजनल तब्दीली आती है और उस वक्त सारे के सारे फूल जो हैं और बड़े एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पोलिनेशन कर रहे होते हैं, तो पोलन्स हवा में बिखरे होते हैं बहुत छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में कि हमें नजर भी नहीं आ रहे होते। ऑलराइट, उस सूरत में क्या होता है, वो लोग जो जरा ज्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स फौरी तौर पे फील होना शुरू हो जाएंगी, उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, आंखें रेड होना शुरू हो जाती हैं, और समटाइम्स मुसलसल सर दर्द भी हो सकता है। तो ये पोलन एलर्जी वाला केस, दिस इज ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ दोज पीपल। अब फिर इसके बाद अगर वापस आए टॉपिक की जानिब, तो पोलन ग्रेन स्टूडेंट्स अब अगर गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर गिरते ही ये फौरन क्या करेंगे कि अपनी पोलन ट्यूब ग्रो करवाना शुरू कर देंगे। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के दौरान ही जेनरेटिव सेल क्या करेगा, दो स्पर्म सेल्स बना लेगा। अब इन दोनों स्पर्म्स ने क्या करना है, ट्रेवल करके जाना है टुवर्ड्स द फीमेल गेमेटोफाइट, और फीमेल गेमेटोफाइट के पास पहुंच के यहां पे ये दो काम करेगा, और दो काम है तो इस वजह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। और यहां पे स्टूडेंट्स चूंकि फर्टिलाइजेशन होती क्या है, फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स, ऑलराइट, लेकिन यहां पे दो प्रोसेसेस मैंने इसको क्यों कहा है, यहां पे होगी डबल फर्टिलाइजेशन। ऑलराइट, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है जेनरेटिव सेल डिवाइड होगा और दो स्पर्म सेल्स या स्पर्म न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करेगा। अब अगर दो प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब दो जगहों पे जाके फ्यूज होंगे। अब नंबर वन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म सेल विद एग सेल, ऑलराइट, ये तो यूजुअल फर्टिलाइजेशन है। एंड नंबर टू इज स्पर्म सेल with endosperm cell or fusion cell और फ्यूजन न्यूक्लियाई, या फिर इनको पोलर बॉडीज भी कह देते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये सारी की सारी फ्यूजन हो जाए तो इसके बाद चूंकि दो जगह पे फ्यूजन हुई है, इस वजह से इसको हम कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला स्टेप है वो तो फर्टिलाइजेशन है ऑफ द स्पर्म एंड द एग, तो उससे प्रोड्यूस हुआ है जाइगोट, और दूसरी तरफ जो फर्टिलाइजेशन हुई है इससे प्रोड्यूस होगा न्यूट्रिटिव टिश्यू। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब क्या होगा, ये जाइगोट ग्रो करना शुरू करेगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। एंडोस्पर्म का क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे करेगा और अपने अंदर कलेक्ट करने के बाद वो डॉर्मेंट स्टेट यानी कि स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में चला जाएगा। उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स बाहर वाली साइड पे भी कुछ तब्दीलियां नमूदार हो रही हैं, और वो क्या है कि एम्ब्रियो सैक के आसपास यानी कि
ओव्यूल के अंदर कुछ चेंजेस आ रही हैं, और वो चेंजेस क्या हैं? इंटेगुमेंट्स का डेवलप हो जाना। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ओव्यूल्स में सिर्फ एक ही इंटेगुमेंट होती है, उनको हम कहते हैं यूनिटेगमिक, ऑलराइट। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ओव्यूल्स के पास दो दो इंटेगुमेंट्स होती हैं, तो इस केस में उनको हम कहते हैं बायटेगमिक, ऑलराइट। और यही बाद में हार्डन होने के बाद सख्त हो जाते हैं और इंटेगुमेंट्स ऑफ द सीड कहलाते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्टा एंड टेगमेन, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाने के बाद अब ये सीड रेडी है फॉर द डिस्पर्सल। जैसे ही इस सीड को कहीं किसी सुटेबल मीडियम के ऊपर गिराया जाएगा या जमीन में बो दिया जाएगा, तो ये उसमें से जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा और नया स्पोरोफाइट बना देगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इन सारे सीक्वेंसेस को याद रखिएगा, लिखने में आसानी रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और हमारी